जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फिलॉसफी के हिसाब से तो आप इस सवाल का चाहे जो जवाब दे दीजिए, लेकिन वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से इस सवाल का एक ही जवाब है, और वो जवाब है ऑक्सीजन। अगर आपको खाना ना मिले तो आप कुछ दिनों तक जीवित रह लेंगे। इनफैक्ट अगर आपको पानी भी ना मिले तो भी आप कुछ घंटे तो सरवाइव कर ही लेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी से ऑक्सीजन पूरी तरह से रिमूव कर दी जाए तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या हो सकता है। कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक कर रखिए, सिर्फ तब तक जब तक आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। महज कुछ सेकेंड्स में ही आपको बेचैनी महसूस होने लगी ना? आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन पर हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट कर सकें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट्स कम हो सकें। लेकिन नहीं, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक आपके होश उड़ा देगा। जब भी ऑक्सीजन की बात होती है, हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है पेड़। हाँ, आए भी क्यों ना, हम सबको बचपन से यही तो सिखाया गया है कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ हम इंसानों द्वारा रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी थियरी जो आपको स्कूल में पढ़ाई गई और जो भी आप आज तक सुनते आ रहे हैं वो पूरी तरह सच नहीं है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? आपको लगता है ना, अगर धरती से पेड़ खत्म हो गए तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। बट असल में रियलिटी तो ये है कि पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती ही नहीं है। उड़ गए ना होश? तो फिर अगर पेड़ों से नहीं तो कहां से ऑक्सीजन का दूसरा सोर्स कौन सा है जो मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का वो कंपाउंड है जो शायद हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एनवायरनमेंट में ये मेनली O2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे तो कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में बाकी गैसेस मौजूद हैं, पर ऐसा नहीं है। अर्थ क्रस्ट और ऑक्सीजन से बने बाकी कंपाउंड्स को देखें तो पृथ्वी पर 50% के करीब ऑक्सीजन उपलब्ध है। यानी अभी तक एक मिथ तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ 20% के करीब ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में यही एक मिथ नहीं है, बल्कि ये भी मिथ है कि हमें ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थ पर अवेलेबल ज्यादातर ऑक्सीजन हमें प्लांट से नहीं बल्कि ओशन से मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि पेड़ों से हमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। हाँ, उतना नहीं मिलती जितना क्रेडिट हम अब तक ट्रीज को देते आए हैं। दुनिया भर में मौजूद सभी रेन फॉरेस्ट से मिलाकर हमें सिर्फ 28% ऑक्सीजन ही मिल पाती है। तो फिर ये बची हुई ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? ओशन से, समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन शब्द 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फाइटो और प्लैंक्टन। फाइटो का मतलब होता है ग्रीन प्लांट और प्लैंक्टन का मतलब होता है ड्रिफ्टेड। नाम के ही अनुसार ये ऐसे छोटे प्लांट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट होते रहते हैं। इन्हें ड्रिफ्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं होते बल्कि एक साथ मूव होते हैं। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें प्रॉपर प्लांट समझने की भूल मत कीजिएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट किंगडम में नहीं आते बल्कि इन्हें एल्गी में काउंट किया जाता है। ये कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जैसे होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और इन्हें भी सर्वाइव करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। वैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन में जितना इनका योगदान है, इनका साइज उससे भी कहीं छोटा है। कैन यू गेस इनका साइज कितना बड़ा होगा? इनका साइज 1 इंच से भी छोटा होता है। इनके साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक पिन की पॉइंट में भी आप कई फाइटोप्लैंक्टन को फिट कर सकते हैं। तो इसका साइज सुन के मुझे तो यही लग रहा है कि ये छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका वाली बात हो गई। फाइटोप्लैंक्टन स्पेस से विजिबल होते हैं, इनमें से कुछ तो ग्लो भी करते हैं। इनफैक्ट फाइटोप्लैंक्टन की वजह से ही कई बार समुद्र की सतह का रंग चमकीला नीला दिखाई देता है। असल में फाइटोप्लैंक्टन की कुछ स्पीसीज बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से लाइट प्रोड्यूस करती है और यही लाइट समुद्र को चमकीला बना देती है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में मौजूद घास की तरह होती है और ये जनरली समुद्र की सतह पर ही फ्लोट करते रहते हैं, बिल्कुल एल्गी की ही तरह। इसलिए इन्हें स्पेस से भी बड़ी आसानी से ही देखा जा सकता है। ये एक साथ एक जगह जमा होते हैं और इसीलिए स्पेस से भी देखने पर किसी बड़े विशालकाय बादल जैसे ही नजर आते हैं। इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन से हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इनफैक्ट साइंटिस्ट्स का तो ये भी मानना है कि दुनिया में
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिविंग स्पीसीज अगर कोई है तो वो फाइटोप्लैंक्टन ही है। वैसे क्या आप साइंटिस्ट्स की इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे तो फाइटोप्लैंक्टन से कितनी ऑक्सीजन बनती है इसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है और ना ही फाइटोप्लैंक्टन द्वारा बनाई जाने वाली ऑक्सीजन को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि फाइटोप्लैंक्टन एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए इनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला ऑक्सीजन का अमाउंट भी चेंज होता रहता है। इसी वजह से फाइटोप्लैंक्टन कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन साइंटिस्ट्स स्पेस पे मौजूद सैटेलाइट की हेल्प से इस आंकड़े को ट्रैक करते रहते हैं और मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स अर्थ में मौजूद 50 से 70% के बीच ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि ट्रीज से मिलने वाली ऑक्सीजन की तुलना में काफी ज्यादा है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं ये तो आपने जान लिया। अब जरा फाइटोप्लैंक्टन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जान लीजिए। कुछ फाइटोप्लैंक्टन बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं और ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं, बट आपको ये पता है कि ये एक्चुअली इन फाइटोप्लैंक्टन्स की एक ट्रिक होती है ताकि वो प्रेडेटर से बच सकें। डायनोफ्लैगलेट्स नाम की एक फाइटोप्लैंक्टन की प्रजाति बायोल्यूमिनेसेंट होती है। फाइटोप्लैंक्टन दुनिया में मौजूद ब्रीदेबल ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं और ये तो आपने जान ही लिया, लेकिन ये भी जान लीजिए कि फाइटोप्लैंक्टन कार्बन इमिशन को भी अब्सॉर्ब करते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। ये किसी कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। असल में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ये अब्सॉर्ब करते हैं वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रैप हो जाती हैं और जब ये डेड हो जाते हैं तो इनके साथ साथ इनके अंदर ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी समुद्र के अंदर डूब जाती है और समुद्र तल में जाकर जम जाती है। ये इतने अच्छे कार्बन अब्सॉर्बर होते हैं कि इनका इस्तेमाल नेट जीरो अचीव करने के लिए किया जा सकता है। इनफैक्ट एक बड़ी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कंपनी भी फाइटोप्लैंक्टन का यूज करती है अपनी फैक्ट्रीज से हुए कार्बन इमिशन को एनवायरनमेंट में घुलने से। दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन के कई गुण आपने सुन ही लिए, लेकिन इन गुणों की लिस्ट काफी लंबी है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने के अलावा बादल बनाने में भी फाइटोप्लैंक्टन्स का रोल होता है। बादल तब बनते हैं जब वाटर वेपर्स कंडेंस होकर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। ये पार्टिकल्स अर्थ एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं। इन पार्टिकल्स को क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। इन न्यूक्लियाई को क्लाउड प्रोवाइड करवाने में अहम रोल फाइटोप्लैंक्टन्स का ही होता है। असल में रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आइसोप्रीन नाम की एक केमिकल से बनते हैं और आइसोप्रीन फाइटोप्लैंक्टन से ही रिलीज होता है। यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स का मरीन लाइफ में तो रोल है ही, लेकिन उसके अलावा भी ये हमारी पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कि किसी की अपीयरेंस उसकी वर्थ डिसाइड नहीं करती। ये अनोखी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया जाना तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।